है आपको मैं फंडामेंटल राइट के कुछ उन पहलुओं को, दो आर्टिकल्स को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से पहले मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन में आपको घुमा देते हैं, मतलब कह लीजिए कि थोड़े एक प्रॉब्लम में आपको डाल सकते हैं वो, और जनरली आप उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बातें सभी पे लागू हैं, लेकिन जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैंने पाया कि जो फंडामेंटल राइट के दो शुरुआती आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 और 13, आप जानते हैं भाग 3 नागरिकता खत्म हो चुका है, भाग 2 5 से 11 आर्टिकल, बाकी चीजें जितनी भी एक मतलब कॉम्पैक्ट एस्पेक्ट में जो मैं क्वेश्चन कैसे थोड़े राइज होते हैं, कहां मोड़ आता है, उसकी जो चर्चा किया था। आज मैं फंडामेंटल राइट के, पहले तो हम बाद में जाएंगे आगे कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब चीज, कई चीजें आप रटते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में चीजें हैं कि देखिए, मैं पहले भी बोला हूं कि जितने भी नियम संगत, विधि संबद्ध या संविधान संबद्ध चीजें हैं, उनमें आप कुछ कर नहीं सकते, है ना, कोई दर्शन चलने वाला नहीं है। उस सोच में जो शब्दावली में कोई घबराहट है, कोई समस्या है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, तब तो आप उससे निदान पाने के लिए कुछ करिए, लेकिन अन्यत्र किसी चीज के लिए आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो लिखा है ना। आर्टिकल 12 से 35 के बीच संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। इसके कई, एक तो इसका भाव क्या है और इसमें संभाव क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो एक पद्धति विशेष के तहत 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा करके इसके अंदर किस तरीके की भाव है और किस तरीके की संभावना निहित है ना। जैसे कई चीजों में संभावनाएं व्याप्त हैं, वो समय और परिस्थिति के परिघटना के अंतर्गत झांका जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी अपनी कुछ विशेषता होगी, मूल अधिकार अपनी एक विशेषता रखता है। हम संविधान के उस कोर इशू पे हैं जहां से सवाल भी बनते हैं और जहां से सवाल उठते भी हैं, जहां से उच्चतम न्यायालय की सघनता का भी पता चलता है और जहां से जनता के राजनीतिक अधिकारों की भरपूर चर्चा भी होती है, साथ ही जहां पर कई टकराव भी पैदा होते हैं और कई तरीके की मान्यताओं की स्थापना भी होती है, कई तरीके के रिकॉग्नाइजेशंस, कई तरीके की मान्यताएं मूल अधिकार तय करने में कारगर रहा है और कई विशेषता के साथ, समय के साथ कई महत्ता को बढ़ते हुए क्रम में रहा। जनता के हित पोषण में या जनता के जो अधिकार से जुड़ी बातें, उसका पूरा ब्यौरा मूल अधिकार है, और अगर कम है तो समय के साथ इसमें चीजें घटित हुई हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने आपके अधिकारों के पक्ष में खड़ा रहा, और जिन्होंने इन अधिकारों को चुनौती दी उनको कहीं ना कहीं सुधरने के लिए या उनकी जो हरकत थी उसको सीमा भी किया है, उसको रोका भी है। तो हर तरीके से मौलिक अधिकार एक अक्षुण्ण ऐसी व्यवस्था है जिसको कोई छेड़ नहीं सकता, और विधायिका, कार्यपालिका जैसे तंत्र मौलिक ढांचा, मूल अधिकार को अगर किसी भी तरह से चोट पहुंचाने का प्रयास करें और जनता के को प्राप्त अधिकार अगर किसी तरीके से छिन्न भिन्न होने का खतरा हो, तो ध्यान रखिएगा कि संविधान का सर्वोच्च संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब देखिए, विद्यार्थी कहता है आर्टिकल 14 में लिखा है कानून के समक्ष सब बराबर हैं और कानूनों का समान संरक्षण। 15 में आएगा, कहेगा जाति, मतलब लिंग, जाति, वंश और ये फलाना फलाना धर्म के आधार पर आप जो है कोई ऐसा परिवर्तन, मतलब सब बराबर। नियोजन की बात करेगा, 17 में अस्पृश्यता की बात करेगा, 18 में उपाधियों का बात करेगा, 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेगा, ऐसे करते करते चला जाता है 32 तक।
33, 34, 35। क्या मैं बोला? 33, 34, 35 और बीच में 31। 32 और 32 के बीच में 31, 33, 34, 35 उस छोर पर, और इस छोर पर 12, 13 जो आर्टिकल है। इसमें जो क्रूशियल बिंदु हैं, कई एक्सेप्शनल बिंदु आपको संविधान में मिलेंगे जिसको हम अपवाद बिंदु बोलते हैं। कई ऐसे बिंदु मिलेंगे जो नीति निर्देशक तत्वों से सुपरसीड हो जाते हैं, मतलब सुपर नीति निर्देशक तत्व हो जाता है कुछ उसके आर्टिकल्स, जहां पर हम बताते हैं कि मूल अधिकार के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय खड़ा हो जाता है। वहीं अगर नीति निर्देशक तत्व के कुछ पक्ष मूल अधिकार को चोट पहुंचाते हैं तो नीति निर्देशक जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत वो कहीं ना कहीं मूल अधिकार से बड़े हो जाते हैं, या यूं कहा जाए कि वो भी एक मूल अधिकार की अवधारणा को ग्रस्त हो जाते हैं। जब ये तुलना करेंगे तो हम बताएंगे कहां पे क्या ये चीजें होती हैं। आज हम आपको दो शुरू के उन आर्टिकल्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे आप सामान्य विद्यार्थी जो शुरू में तैयारी में आता है इनको छोड़ के आगे बढ़ जाता है, सोचता है इसकी कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले देखे होंगे कि आर्टिकल 12 जहां से भाग 3 और 12 से 35 मूल अधिकार की शुरुआत होती है, वहां से आप आर्टिकल 12 देखिए, अगर वन लाइनर अगर किसी पीसीएस में एग्जाम हो या लोअर सबऑर्डिनेट का कोई एग्जाम हो तो सीधा एक सवाल ऐसा बन जाता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। 1, 2, 3, 4 रोमन अक्षर में लिख देगा, 1, 2 फिर 3 फिर 4, तो आप उसमें से 3 टिक कर देते हैं तो ये सही हो जाता है। ये बड़ा ही नॉमिनल क्वेश्चन है, मतलब सिविल सर्विसेज के हिसाब से ये बात करना भी मतलब उतना कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट आता है कि जब आप दूसरे फॉर्मेशन में जाते हैं, जैसे आर्टिकल 12 का जब पोस्टमार्टम करते हैं, मैं 4 तरीके की बातें बताऊंगा आर्टिकल 12 में, और 4 ही तरीके की बात बताऊंगा आर्टिकल 13। तो संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत निहित अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा है उसमें 4 बिंदुओं की चर्चा और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है उसकी बात को बताना है मुझे। अब इसके बाद जो भी सवाल बनते हैं, देखिए फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। यहां पर तो जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन सवाल में जो लिखा है उसको कैसे आप जोड़ते हैं, कैसे उसके साथ कोरिलेट करते हैं, ये आपकी कंसेप्ट और आपके सोचने की इफिशिएंसी पर निर्भर है। तो सबसे पहले लिखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं लिखा के बात करूंगा। कॉपी में लिखिए भाग 3, संविधान का भाग 3, नीचे लिखिए मूल अधिकार और उसके नीचे लिखिए राज्य की परिभाषा, ब्रैकेट में लिखिए अनुच्छेद 12। इतनी चीज पहले लिख लीजिए। भाग 3, संविधान का भाग 3, फिर उसके बाद लिखिए मूल अधिकार, फिर उसके नीचे लिखिए अनुच्छेद राज्य की परिभाषा, ब्रैकेट में लिख दीजिए अनुच्छेद 12। ठीक, अब इसमें हम जो बताने जा रहे हैं इसमें लिख दीजिए 4 बिंदु, ऊपर लिखिए 4 बिंदु 1, 2, 3, 4, एक लाइन में एक बिंदु आएगा, बहुत छोटा छोटा है। पहला लिखिए, पहला बिंदु लिखिए सरकार और भारत की संसद, सरकार और भारत की संसद, सरकार और भारत की संसद राज्य की परिभाषा में आती है। दूसरा बिंदु लिखिए राज्य की, 4 बिंदु जो होते हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसको एलोबरेट करेंगे, कहीं पर एलोबरेट की जरूरत है, सब चीज नहीं लिखी जा सकती, तो उसको आपको समझ लेना। दूसरा लिखिए
सरकार और राज्य के विधानमंडल दूसरा बिंदु है। ठीक है। तीसरा लिखिए नगर पालिकाएं कामा पंचायतें। आगे लिखिए जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि। जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि। 3 बिंदु हो गए, ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चौथा भी लिख लीजिए, निकाय। लिखिए निकाय, चाहे वैधानिक हो, लिख लीजिए निकाय चाहे वैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो या प्राधिकरण हो, ऐसा लिख लीजिए, या प्राधिकरण। तो ये क्या हो गए, ये चौथी बात हो गई। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, ओएनजीसी, ठीक है, विकास प्राधिकरण आदि आदि। ठीक है, अब यहां थोड़ा हम समझा देते हैं। समझ गए, ये 4 बातें लिखाने से क्या ना, अब जब मैं बताऊंगा ना तो हो गया। ये 4 बात कितना छोटा छोटा है यार, 3 तो ऐसे ही समझ लो, कुछ नहीं दम है। राज्य की परिभाषा में ये सारी चीजें। अच्छा बताइए, अगर राज्य का विधानमंडल हमने बोला, विधानमंडल बोला ना, तो विधायक उधायक क्या होगा, सब राज्य की परिभाषा में चले। संसद बोल ही दिए हैं, सरकार बोल ही दिए हैं, पंचायत नगर पालिका सब बोल ही दिए हैं, प्राधिकरण वगैरह बोल ही दिए हैं, गैर संवैधानिक जो संस्थाएं सरकारें बनाती सब बोल ही दिए हैं। तो बचा क्या राजू, कुछ नहीं बचा। ठीक, अब आपसे कोई संस्था का नाम ले ले, अब बोले कि राज्य की परिभाषा में निम्न में से ये नहीं आती है, जो नहीं आता है वो, तो आपको यहां से समझ लेना है ना, क्योंकि चौथा वाला देखिए क्या लिखा है, आदि। आदि का मतलब आगे भी है। ठीक, 2 चीज एग्जाम्पल दे दिया फिर लिखा दिया आदि, तो आगे नहीं है। और हमने जैसे जब प्राधिकरण वगैरह बताया, तो जो और भी हैं उसके आगे भी तो होंगे। तो आप इतने से कंसेप्ट बन गया आपका। अब अगर हम कहें कि रसोई में क्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, थाली है, गिलास है, चम्मच है, कुकर है, और भी लोटा है, गैस का चूल्हा है, फ्रिज है, आदि ऐसे तमाम चीजें सब बताएंगे क्या। छोटी कटोरी है, फिर बड़ी कटोरी है, उसके दोनों के बीच की भी एक कटोरी है, चम्मच में 2 प्रकार के चम्मच है, चिमटा भी है मेरे पास, कलछुल भी है, चाकू हम 2 रखते हैं, ऐसे लिखोगे क्या। अरे यार हो गया कंसेप्ट। ठीक, तो इसमें क्या करना, कॉपी में कैसे करना, ये तो हमने लिखा दिया, सीधा सा ऐसा बनाया करो। क्या होता ना, डायग्राम हमेशा बच्चा आंखों को चुभता कम है, मोहता ज्यादा है। ठीक, तो सबसे ऊपर क्या लिखे, भाग 3 लिख दिया है ना। किसका है भाग, ये संविधान का, और यहां पे लिख दिया मूल अधिकार। फिर इसके नीचे क्या लिख दिया, राज्य की परिभाषा जो मैंने बताया। फिर क्या लिख दिया, आर्टिकल अनुच्छेद 12। ये तैयारी का ढंग बना लो, एक बार पढ़ो, अपने पोतों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को नहीं। तुम्हारे बच्चे के टाइम में तुम जवान रहोगे, तुम्हारी कमाई से फुर्सत नहीं मिलेगी, यहाँ वहां काम करने से तुम क्या उसको पढ़ाओ। रिटायर्ड हो जाना तो तुम अपने पोतों को पढ़ाना, पोतियों को पढ़ाना, समझे कि नहीं। संविधान तो नियम है ना राजू, एक बार रट लो यार,
एक बार समझ लीजिए हो गए, जब नियम में बदलेगा तब देखेंगे। हमें देखो, जैसे कुछ जो विषय बड़े नियमबद्ध होते हैं ना, वो पढ़ने में उनके अनुच्छेद ये और रटने में तकलीफ होती है, लेकिन एक बार आ जाए ना सदाबहार होते हैं। बार बार वही ई गवर्नेंस, अभी हम कोरोना का उदाहरण दे रहे थे, इसके पहले कोरोना नहीं था तो सोचिए कोई और उदाहरण दिए होंगे, ये तो नियम नहीं है ना इसमें। तो टाइम के साथ एग्जाम्पल जो है हमारे वो बदल जाते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर ये आया, यहां पे हमने क्या बोला, सरकार और संसद। जैसे बोला बेटा इसको भारत सरकार समझ लो। फिर यहां पर हमने बोला सरकार राज्य की और विधानमंडल। विधानमंडल बोला, विधानसभा नहीं बोला। अब तुम इसमें समझने वाली बात यह है कि विधानमंडल बोला, विधानमंडल में जहां दो सदन हैं उनके दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, और जहां एक सदन है विधानमंडल। विधानमंडल शब्द जो है वे दोनों निहित हो जाते हैं। तो हमारे यहां जैसे उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो जो है वो, और जहां दो है वो। ठीक, समझ गए ना, उत्तर प्रदेश में दोनों है, कितने राज्यों में ऐसे हैं। अभी ये सब जैसे सवाल जब पूछता, मध्य प्रदेश वाला जो विधान परिषद बनाने वाली बात है वो राष्ट्रपति के यहाँ कब से अटका हुआ है, कब से पढ़ा रहे हैं हम लोग। क्यों? कर्नाटक ले लो, महाराष्ट्र ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, ऐसे 7 थे शायद, वो बन गया सबसे लास्ट में अप्रैल 2007 में। लास्ट के बाद से कोई विधान परिषद नहीं बनी। तेलंगाना जब बना है 2013 में, और इस बीच देखेंगे मध्य प्रदेश का जो मसला है वो राष्ट्रपति के पास अटका हुआ है। तो इसको सीक्वेंस आप रट ली। जम्मू कश्मीर में था, है ना, JNK में, अब तो वो भंग हो गया, तो घट जाएगा। एक स्टेट घट गया, केंद्र शासित 2 हो गए, और विधानसभा विधान परिषद वाला मामला भी घट गया, वहां एक स्टेट घटे गया, है ना। इसको गिन के जोड़ लीजिए, तो ये दोनों आ गया। कौन? संघ और विधानमंडल। विधानमंडल में विधान परिषद भी है और उच्च सदन निम्न सदन, जैसे राज्यसभा लोकसभा, वैसे यहाँ पर विधान परिषद विधानसभा। फिर यहाँ पर हमने बताया नगर पालिका, नगर पालिका हो गया, पंचायतें हो गई, और क्या बताया था, और जो बताया था कि जिला बोर्ड के सुधार न्यास वगैरह, वो हो गए। ये सब राज्य के अंदर आते हैं। तीसरे में बताया क्या, चौथे में क्या बताया, निकाय के बारे में बताया। निकाय कौन बताया? जैसे वैधानिक है, गैर संवैधानिक, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम होता है, ये सब भी उसी के अंतर्गत। ठीक है, नोट करके जरा लिखिए, एक लाइन लिखिए, नोट लिखें। अनुच्छेद 12 में उपरोक्त राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, उपरोक्त यानी जो ऊपर लिखे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत विस्तार पूर्वक शामिल है। इनमें से किसी भी इकाई को, इनमें से किसी भी इकाई को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि वह मूल अधिकार का हनन करता हो, यदि वह फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा हो तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं। कहां? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते। ठीक, समझ गए ना। अगर नहीं हनन करता है तो मत जाइए, जाएंगे तो क्यों जाएंगे आप। आर्टिकल 12 में आप इतनी बात समझ गए। अब लिखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात, एक हेडिंग बना ली।
कोई भी, लिखिए, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी, प्राइवेट यूनिट या एजेंसी जो राज्य की संस्था, लिखिए, जो राज्य की संस्था काम कर रही है, वह आर्टिकल 12 के तहत राज्य का अर्थ रखती है, राज्य का अर्थ रखती है। ये किसने कहा? उच्चतम न्यायालय। संविधान में 4 बातें थी, वो लिखा थी, क्या हो सकता है वो जान गए। उच्चतम न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है वो लिख लिया। अब इससे ज्यादा जो एलोबरेट करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से करना है, ठीक है। अब मैं इसका जब क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दूंगा, अभी मैं 13 बता दूं, 12, 13, 2 बताना है मुझे। अनुच्छेद आप 13 हेडिंग डाले, सब कुछ वही रहेगा, भाग 3 ही रहेगा, मूल अधिकार ही रहेगा और 13 रहेगा, नीचे 13 रहेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ये जो नीचे ये लिखा है ना, ये सरकार और कार, इसी को केवल मिटाएंगे, बाकी कहानी वही रहेगी। यहां पर सिर्फ 12 के बजाय हम 13 लिख देंगे, राज्य की परिभाषा हटा देंगे और अनुच्छेद 13 के बारे में लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू सुने हैं ना, अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू होता है। इसमें बच्चा 2 तरीके के प्रावधान है। पहला क्या है? आर्टिकल 13(1) में लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिखा? आर्टिकल 13(2) में लिखा है। 2 प्रावधान पहले दिमाग में रखो, पहले आर्टिकल को तोड़ दो। आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), ठीक। इसका सीधा मैसेज क्या है? आर्टिकल 13(1) का क्या मैसेज है और 13(2) का क्या मैसेज है? पहला मैसेज ये है 13(1) का, बस एक बार दिमाग, 26 जनवरी 1950 ये बाउंड्री है। 26 जनवरी 1950 दोनों की सीमा निर्धारित कर रहे, एक पहले है एक बाद में है। 26 जनवरी 1950 के पहले यदि इस देश में ऐसा कोई कानून हो, चाहे कंपनी के टाइम में रहा हो, क्राउन के टाइम में रहा हो, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ऑफ थी उसने जो एक्ट कुछ भी बनाया हो, इसमें 26 जनवरी 1950 के पहले कोई भी ऐसी विधि व्यवस्था रही हो, कोई भी ऐसा कानून रहा हो जिससे मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, जो फंडामेंटल राइट संविधान में लिखा है उसको क्षय हो गया है, 31 वाला हटा दिया जो संपत्ति वाला था, उसको आर्टिकल 300 में ले गए हैं। उसकी चर्चा भी कर लेंगे जब डिटेल पढ़ाएंगे। अगर कोई अब ये भाग 3 से भाग 12 में चले गए, कौन वाला? वैधानिक अधिकार बना दिया, लीगल राइट। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई लोग कंफ्यूज ना हो। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको लीगल राइट देकर के आर्टिकल 300 में ले जाया गया, जो संविधान का भाग 12 है, और ये भाग 3 से निकल चुका है। अब मैं यहाँ पे बचा हुआ 6, मूल संविधान में पहले 7 थे, अब 6 मूल अधिकार है। इन 6 मूल अधिकारों को 26 जनवरी 1950 से पहले कोई ऐसा कानून कंपनी, क्राउन या ब्रिटिश शासन कोई किसी ने बनाया हो और उसकी वजह से सब जो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार मिला हुआ है, अगर उसको कोई ठेस, कोई चोट पहुंचती है तो उसे 26 जनवरी 50 की आज की तारीख से शून्य माना जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं, उसको शून्य मानेंगे, ठीक। ये लिखा है आर्टिकल 13(1) में। अब पहले कुछ भी हो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, जब कह दिया तो कह दिया। दूसरा 13(2),
13(2) में कहा गया है कि 26 जनवरी 50 और उसके बाद, मतलब 50 के बाद, संविधान लागू होने के बाद, अगर पार्लियामेंट, सरकार हो या संसद हो, कोई भी जो एजेंसी है कानून बनाने का, अगर कोई ऐसी जो सरकार या संसद ऐसा कोई कानून बना दे जिससे कि मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो, मूल अधिकार को ठेस पहुंचती हो, चोट पहुंचती है, जो बात उसमें कह रहा तो वही यहां कह रहा हूं, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद जो 13(2) है उसके अंतर्गत उस कानून को उतना शून्य कर सकती है जितना मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, एबॉर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, एबॉर्ट कर सकती है। और अगर पूरा कानून ही काला है जो मूल अधिकार को पूरी तरह से उल्लंघन करता है, तो उसको 0 सन्नाटा कर सकती है, एक प्रकार से 0 पूरा एबॉर्ट कर सकती है। ये बात है आर्टिकल 13(1), 13(2). एक प्रकार से ये क्या हुआ कि मूल अधिकारों के साथ अगर कोई असंगत विधि आती है, इलॉजिकल आती है, कोरिलेट नहीं है, उसको धक्का पहुंचाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 13 में ये पूरी व्यवस्था दी गई है। अब मैं आपको इसके भी कुछ बिंदु लिखा देता हूं, तो जरा ये तो लिखे लिए होंगे, भाग 3 तो पता ही है, 13 अब लिखिए अनुच्छेद 13, ठीक, लिखें अनुच्छेद 13 में लिखिएगा कि मूल अधिकार से असंगत विधि को अल्प करना, अल्प का मतलब होता है जितना वो गड़बड़ है उतना हटा देना, उसको छोटा कर दिया आपने, या शून्य करना, करने का अधिकार शून्य किया जा सकता है, ठीक। 13 कहता है, लाइन बदल दीजिए, आर्टिकल 13 क्या कहता है? कहता है कि कोई विधि जो मूल अधिकार का हनन करेगा वह न्यायिक समीक्षा योग्य है, जुडिशियल रिव्यू के लायक है, ठीक। और यह पावर, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय, आप जाएंगे ना उच्चतम न्यायालय 32 अनुच्छेद 32 में सुनेगा, आप चले जाइए सीधे सुप्रीम कोर्ट, कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, मूल अधिकार में आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। ये आपका प्रारंभिकी अधिकार है, जब हम सुप्रीम कोर्ट बताएंगे तो बताएंगे, आप प्रारंभिक अधिकार है, सीधे जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और जैसे राष्ट्रपति के चुनाव गड़बड़ी हो जाए ना, तो आप सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक। और किसके तहत जाएंगे? ये जाएंगे तो आर्टिकल 71 में आपको लिखा मिलेगा। अब आता है 32 में ये हो गया, अब आया 226, वही लिख लीजिए, उच्च न्यायालय। जो अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अवैध घोषित किए जा सकते, ये अधिकार है, उसको अवैध घोषित कर सकते हैं, इलीगल उसको कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं, जितना है उतना अल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको विधि शब्द के बारे में बताना चाहता हूं, पहले राज्य के बारे में बताया, अब विधि शब्द के बारे में बताऊंगा। विधि स्थायी भी होती है, विधि अस्थायी भी होती है, ठीक है। प्रत्यायोजन के बारे में बताऊं, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, डेलीगेट करना, विधायिका अपने कार्यों को अगर सरकार को डेलीगेट कर दे, इससे बोलते हैं लेजिस्लेटिव डेलीगेशन। अगर डीएम अपने कार्यों को एसडीएम को डेलीगेट कर दे, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन होता है। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मुझे कोई तकनीकी काम दे दीजिए तो मैं उस काम को, जिम्मेदारी मेरी है करना, बट अपने टेक्नीशियन से करा लूंगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हुई तो जवाबदेही मेरी होगी, क्योंकि ये काम मेरा था। इसीलिए कहा जाता है डेलीगेशन में, प्रत्यायोजन में काम दिए जाते हैं,
निर्णय अपने पास रहते हैं, लाइबिलिटी भी आपके पास रहती है। प्रत्यायोजन में निर्णय आपके पास रहते हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण में निर्णय भी दे दिए जाते हैं। एक प्रकार से प्रत्यायोजन में इंडिकेशन सेंट्रलाइजेशन का बना रहता है। वर्क इनसे कराएंगे, निर्णय हम, जैसे हमारा अधिकारी हमसे पूछेगा ये काम हुआ, तो मैं बोलूंगा हाँ साहब हो गया, थोड़ा सा रुका हुआ है, तो वो हमको डांटेगा, उनको नहीं डांटेगा। मैं उसको जरूर डांटूंगा क्योंकि वो मेरा अधीनस्थ है कि भाई क्यों नहीं करते, मेरे को डांट खिलवा रहे। ठीक, तो जरा इसमें लिखिएगा, मैं विधि आर्टिकल 13 के अंतर्गत, लाइन बदल लीजिए, आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि, विधि लॉ, कानून शब्द को इस व्यापकता से समझा जा सकता है, इस व्यापकता से। अब मैं बता रहा हूं बिंदु, 4 बिंदु लिखिए। पहला, स्थायी विधियां। स्थायी विधि क्या है? जो कानून संसद और विधानमंडल बनाती है, जो कानून संसद और विधानमंडल बनाए वो स्थायी विधि है। अब लिखो अस्थायी विधियां, ये आर्टिकल 13 में है। अरे यार मैं ये कह रहा हूं कि जो विधि है उसी को तो चुनौती दोगे ना 13 में। तो भैया जो बना, अब अंबानी साहब कोई विधि बना दें और उसको तुम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कैसे दोगे जब वो विधि की परिभाषा में ही नहीं आता? तो ऐसे तो कोई विधि बना सकता है ना। मान लो हम ही ने कोई विधि बना दिया, तुम कहो कि नहीं साहब ये तो मूल अधिकार उल्लंघन है, तो ये तो विधि बनाने का हमको अधिकार है क्या? तो समझ लो विधि कौन बनाएगा कि विधि कहलाएगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट लेके जाओगे। जैसे राज्य की परिभाषा में कौन है राज्य, कौन कर सकता है तुम्हारे मूल अधिकार का यार उल्लंघन? हाँ, कौन करेगा? जो राज्य की परिभाषा में आ रहा है, अगर वो मूल अधिकार को उल्लंघन करेगा तो जाओ ना। और अगर 13 में पता तो चल रहा है कि विधि है कौन, संसद और विधानमंडल जो कानून बनाती है। दूसरा अस्थायी, लिखो राज्यपाल और राष्ट्रपति का अध्यादेश। अस्थायी है ना, अगले सत्र में पारित कराना पड़ता है, कराना पड़ता है ना। आपने अध्यादेश जारी किया, शीत सत्र में आ गया बजट सत्र, अगर उसमें पारित नहीं कराएंगे तो जीवित थोड़ी रहेगा। और जानते हैं पार्लियामेंट की बैठक 6 महीने में एक बार करनी पड़ती है, तो अध्यादेश मुश्किल से 6 महीना चल सकता है, मुश्किल से। और बीच में सत्र हुआ तो वहीं पारित करा। ठीक, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत मजेदार एग्जाम्पल। जब सरकार, मोदी साहब की सरकार आई मई 2014 में, तो इन्होंने भू अधिग्रहण अध्यादेश, ठीक है, 2015 के शीत सत्र से शुरू किया। मुझे ठीक से याद है 23 दिसंबर को शीत सत्र समाप्त हुआ और ठीक 2 दिन के भीतर 26 दिसंबर को संभवतः अध्यादेश जारी हो गया, भू अधिग्रहण अध्यादेश। बजट सत्र में नहीं पारित हो पाया, फिर जारी किया गया बजट सत्र के बाद, अध्यादेश के बाद में फिर जारी कर सकते, शीत सत्र में पारित नहीं, फिर जारी किया। ऐसे कन्वर्ट करते रहे, बट वो कभी कानून नहीं बन पाया। जानते हैं कानून क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि राज्यसभा में उस दौर की सरकार का बहुमत नहीं था और विपक्ष नहीं चाहता था कि भू अधिग्रहण अध्यादेश कानूनी रूप ले, यानी किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया जाए। और उसी दौरान अगर आपने देखा होगा तो 17 स्टेट के लोग दिल्ली में जमावड़ा लगाए हुए थे, किसान, बहुत व्यापक आंदोलन हुआ था देश में। तो 3 बार पलटनी खाने के बाद, 3 अध्यादेश आने के बाद भू अधिग्रहण अध्यादेश कानूनी रूप ले ही नहीं पाया। बाद में सरकार ने पीछे छोड़ दिया।
है। अब आता है कि ये दूर हो गया। तीसरा लिखिए, प्रत्यायोजित विधान, वही चीज है, डेलीगेट करना। जैसे अध्यादेश भी इसमें शामिल है, प्रत्यायोजित विधान में अध्यादेश भी आता है। अध्यादेश, आदेश, उपविधि, सब लॉ, सब कानून कह सकते हैं, उप कानून, नियम, विनियम, रूल रेगुलेशन बोलते हैं इसको, या नोटिफिकेशन, अधिसूचना। इनमें से कोई चीज अगर है और कोई नुकसान करती है तो ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं। तो जो विधि मूल अधिकार का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सुनवाई होगी, तो ये सब के खिलाफ सुनवाई हो जाएगी। चौथा और आखिरी लिखिएगा, विधि के गैर विधायी स्रोत। विधि के गैर विधायी, लेजिस्लेटिव नहीं है, विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि की तरह बल रखने वाले, विधि की तरह ही ताकत रखने वाली रूढ़ियां, प्रथाएं आदि। ठीक है, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि। आपने कभी गौर किया होगा, जब हमारे देश में 3 तलाक को लेकर के कानून बना, तो 3 तलाक किसने, कोई पहले विधि थी? नहीं थी, प्रथा थी। शरीयत में लिखा होगा, भारत तो पंथ निरपेक्ष है, भारत ना गीता को मानता, न रामायण को, न शरीयत। भारत तो सभी पंथ के लिए समान राय रखता, एक की तरफ झुका तो है नहीं। तो ये प्रथा देश में लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी। महिलाओं के अंदर जो उसका एक भेद था, जो कि मूल अधिकार का सीधा सीधा उसके साथ एक हनन था, तो सरकार ने विधि बना दी, कानून बना दिया। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि ये कानून क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अबॉर्ट किया? नहीं किया, क्योंकि यह मूल अधिकार का उल्लंघन ही नहीं करता था। समझिए, लाइन बदल के नोट करके लिख लीजिए, एक लाइन आप क्लियर हो चुके हैं ये क्या है। लिखिए, जब विधि मूल अधिकार का हनन करती है, तब न्यायालय उसे अवैध घोषित करता है। उपरोक्त चारों बिंदुओं को, एक लाइन और लिख लीजिए, क्लास ओवर करेंगे। उपरोक्त चारों बिंदुओं को विधि माना जाता है। ठीक है, उपरोक्त चारों बिंदुओं को विधि माना जाता है और इनसे मूल अधिकार को चुनौती मिलती है। तो इनसे मूल अधिकार को चुनौती मिलती है तो अदालत इन्हें शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, ये आज का जो मूल अधिकार से जुड़ा जो ये थोड़ा सा 2 आर्टिकल था, ये आर्टिकल आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये आर्टिकल बिना जाने अगर आर्टिकल 14 में घुस गए ना चेला, तो समझो कि तुम उल्टा पुल्टा कर दिए, सिस्टम से विकास करो। ठीक, अब आज ये बताया हूं ना, अभी मूल अधिकार तुमको हम बताने वाले नहीं है, बताएंगे ही नहीं मूल अधिकार। अभी मूल अधिकार बाद में बताएंगे, कल नहीं बताएंगे। कल हम तुमको बताएंगे क्या मालूम है, जो मूल अधिकार का अपवाद है। आर्टिकल 12 में बताया राज्य, आर्टिकल 13 में बताया जो विधि के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में,
कैसे मूल अधिकार को संरक्षण मिलता है, सुविधा मिलता है, कैसे न्याय मिलता है, और कौन है जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। संसद कर सकती है, विधानमंडल कर सकते हैं, और भी इकाइयां हैं जो कर सकते हैं राज्य की। अगर किया तो अल्पकरण होगा या एबॉर्ड। फिर आर्टिकल 13 में विधि कौन है, विधि जान गए आप, स्थायी विधि जान गए, अस्थायी विधि जान गए, प्रत्योजित विधान जान गए, अनेक प्रकार के जो अन्य गैर संवैधानिक स्रोत थे उसके अंतर्गत जो चीजें थी जान गए। कल इसका अपवाद बताएंगे आपको, संविधान मूल अधिकार में अपवाद क्या है। जब अपवाद बता लेंगे तब मूल अधिकार, तब क्या मैंने क्या बोला है आपको, क्या पहले क्या बोला, क्या नहीं पढ़ना है पहले जानना है। तो पहले जानने के लिए जब क्या नहीं पढ़ना जान जाएंगे तो क्या पढ़ना है अपने आप पता चल। तो अपवाद वगैरह सब जान जाएंगे और जो मूल अधिकार नहीं है वो भी जान जाएंगे, तो जितना बचा है ना सब मूल अधिकार, जिसकी बाकायदा ब्रीफ कर देंगे कहानी का। तो 3 तरीके से पढ़ना होता है। सबसे पहले हम कहते हैं प्रारंभिकी, कहते हैं मूल अधिकार के अध्ययन की प्रारंभिकी, इनिशिएशन, नंबर 1 आर्टिकल 12-13। मूल अधिकार के एक्सेप्शनल अप्रोच, जो आर्टिकल्स आगे हैं 33, 34, 35 वगैरह की बात करूंगा आगे, उनके पूरे संदर्भ की बात करूंगा, और फिर बताऊंगा मूल अधिकार, फिर बताऊंगा सिग्निफिकेंस, फिर बताऊंगा इंपॉर्टेंस, फिर बताऊंगा जब नीति निर्देशक तत्व के साथ उसकी तुलना। उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, उसमें सोचने की क्या बात है। ओके, तो आज का लेक्चर बच्चा हम लोग यहीं पर इसको खत्म करेंगे।